बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनिलेटर ऑपरेटर के बारे में कि इसकी मदद से हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट दैट यूटिलाइजेस द कंसेप्ट ऑफ एनिलेटर approach is also limited to non-homogeneous linear differential equation having constant coefficient and g of x has specific form। कि ये जो एनिलेटर ऑपरेटर की अप्रोच है ये भी सेम उसी तरह है सुपरपोजिशन अप्रोच की तरह कि उसके लिए ज़रूरी है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट की होनी चाहिए और जी ऑफ एक्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जिन पे हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, इक्वेशन के राइट साइड पे 3 हो सकता है, 4, 5, 6, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट इस तरह का फंक्शन हो, कोई पोलिनोमियल हो जैसे x² + 3x + 5 इस तरह की हो, या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e⁵5x, e⁵6x इस तरह का, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ कौन से दो फंक्शन हो सकते हैं? एक आपका साइन बीटा एक्स हो सकता है और दूसरा है कॉस बीटा एक्स। इन दो फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस पे हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकें। दूसरा है कि फाइनाइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन, कि ये जितने जो ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किए हैं ना, इनका कोई प्रोडक्ट हो या सम हो तो उन पे भी हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इस ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने सोल्यूशन के लिए। सिंपल आपने क्या करना है, अभी एक एग्जांपल है d²y/dx² + 3dy/dx + 2y = 4x²। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है, तो वो किस तरह आ जाएगी? d² + 3dy + 2y = 4x²। इसमें आपने y को कॉमन लेना है फर्स्ट टाइम, तो क्या आ जाएगा? d² + 3d + 2 × y = 4x²। स्टेप 1 में आपने क्या करना है? आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मालूम करना है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने होमोजीनियस बनाना है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा नॉन होमोजीनियस के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो ओरिजिनल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके राइट साइड को 0 कर देना है और उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो है एक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी? जिधर जिधर आपके पास डी आ रहा है उसकी जगह आपने एम को लगा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सिलरी इक्वेशन? m² + 3m + 2 इक्वल, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या आ जाएगा? फैक्टराइजेशन करेंगे तो m + 1 × m + 2। ये सिंपल आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर उस तरह नहीं होता तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये दो फैक्टर आ गए, इनको आप इक्वेट करें 0 के तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m = -1 और m = -2। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो इनका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? yc = c1 e⁻⁻x + c2 e⁻−2x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो g ऑफ x है यानी इक्वेशन के जो राइट साइड वाला फंक्शन है, कौन सा राइट साइड वाला फंक्शन है? राइट साइड वाला फंक्शन है 4x², ये वाला 4x²। ये आपका क्या है? जी ऑफ एक्स है। इसको देख के आपने क्या फाइंड करना है? एनिलेटर ऑपरेटर को फाइंड करना है। तो जी ऑफ एक्स है 4x², x की पावर 2 है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर हम लें d की पावर 3 तो वो इस फंक्शन को एनिलेट कर देगा। ठीक है, तो इसका जो एनिलेटर ऑपरेटर है जी ऑफ एक्स का वो क्या है? d³ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि d³ को आपने ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर अपने अप्लाई कर देना। ओरिजिनल ऑपरेटर आपके पास क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? वो आपकी ये है, ये आपके पास क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन है। इस पे आपने d³ को अप्लाई करना है। तो हमने इधर सेकंड स्टेप में ये अप्रोच इधर हमने इस को अप्लाई कर दिया है, ये जो जगह है। ठीक है, इस जगह अप्लाई करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि इक्वेशन की जो राइट साइड है वो तो 0 हो गई, क्योंकि एनिलेटर ऑपरेटर जब जी ऑफ एक्स पे अप्लाई हो तो वो तो उसको 0 कर देगा। तो राइट साइड पे हमारे पास ये बन गई, ये चीज़ रह गई। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये चीज़ रह गई d³ × d² + 3d + 2 × y = 0। तो आपने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड जो है एक्सिलरी इक्वेशन उसको लिख लेना है। तो एक्सिलरी इक्वेशन तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ d आता है वहाँ आपने m को लिख देना है। तो क्या आ जाएगा? m³ × m² + 3m + 2।
तो जब एम क्यूब का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम क्यूब एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम की पावर 5, ये मल्टीप्लाई करना है सिर्फ आपको बताने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसके 5 रूट आने चाहिए। एम क्यूब को एक दफ़ा इक्वेट करें 0 से तो हमारे पास 3 0 आ जाएंगे, और m की वैल्यू m+1 इक्वल टू 0 आएगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आएगी। इसी तरह m+2 को जब इक्वेट करेंगे 0 से तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो ये हमारे m की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएंगी। अभी हम इनका जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो आपको पता है कि 3 दफ़ा 0 आ रहा है, तो उसका मतलब है कि 3 टाइम आपका जो सोल्यूशन है वो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट का हम कैसे लिखते थे, y = c1 + c2x प्लस c3x² प्लस आगे जो -1 और -2 है ये रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इनके लिए हमने ये जो है सोल्यूशन इसको कैसे लिखते हैं, +c4 e⁻⁻x प्लस c5 e⁻⁻2x। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि आपने yc रिमूव टर्म्स ऑफ yc एंड रिमूविंग टर्म्स आर, कि इसमें आपने वो वाली टर्म्स को ख़त्म कर देना है जो yc में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो yc में हम देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म ऑलरेडी मौजूद हैं। yc हमने ऊपर फाइंड किया था, वो देख लेते हैं। c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻⁻2x, ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि इस सोल्यूशन में अगर मौजूद हैं तो उनको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो c4 और c5 है ना, ये ऊपर मौजूद हैं। c4 और c5 को आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने ये जो वेरिएबल है ना इनको देखना है, क्योंकि ये तो c4 c5 ये कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ मैंने c1 और c2 लिखा था, तो यहाँ c4 और c5 है, लेकिन इनको आपने नहीं देखना, सिर्फ इनके आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने देखना है। तो यहाँ से आपने इनको रिमूव कर देना है, जो बाकी बच जाएंगी उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, उनको आपने लिख लिया, और इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, yp फाइंड करना है। yp कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो रिमूविंग टर्म हमारे पास आ गई हैं, ये जो टर्म्स हमारे पास बाकी बची हैं, इसके लिहाज से आपने yp लिखना है। c1 है यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस c2 की जगह b x प्लस c3 की जगह सिर्फ c लिख दिया और x² लिख दिया। तो हमारा जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो इस तरह का हो सकता है। ठीक है, अभी आपने सिंपल जैसे हमने पहले किया था, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने टाइम्स आपने इस सॉल्यूशन को डेरिवेट करना है और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है, सिंपल। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कितने दर्जे की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ओरिजिनल, ये थी सेकेंड ऑर्डर की। तो आपने yp को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है और इस ओरिजिनल इक्वेशन में आपने पुट कर देना है। ठीक है, यही चीज़ आगे हमने की है नेक्स्ट स्टेप में। अभी ये स्टेप 6 देखें, इसमें आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, b + 2cx। ये सिंपल डेरिवेशन है तो मैं आपको इसका फार्मूले नहीं बता रहा। ठीक है, फिर आप सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2c आ जाएगा। सिंपल आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ओरिजिनल इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। ओरिजिनल इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे लेफ़्ट साइड पे आपने पुट करना है। ठीक है, सिर्फ लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि इसके बाद आपने फिर कोफिशिएंट को फिर कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अभी आपने क्या करना है कि आपने रीअरेंज करना है वैल्यूज़ को, x² की, फिर x की और फिर कांस्टेंट को। ठीक है, जैसे ये मैंने इधर किया हुआ है, आपने इस तरह लिखना है ताकि हम ये जो x² के कोफिशिएंट्स हैं दोनों तरफ इक्वेशन के, इनको कंपेयर कर सकें। ठीक है, अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने जो है इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है ना इनको आपने कंपेयर करना है। x² का कोफिशिएंट इस साइड पे क्या है, 2c है, और राइट साइड पे 4x² है सिर्फ, तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 2c = 4, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है x के कोफिशिएंट, यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 2b + 6c ये है, और यहाँ दूसरी जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे है, चूँकि ओरिजिनल इक्वेशन में सिर्फ 4x² था, तो यहाँ हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 2b + 6c = 0। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू जब c की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, फिर आपने ये जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है इनको लिख लेना है, 2a + 3b + c इक्वल, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं था तो कांस्टेंट की जगह हमने 0 लगा दिया।
बी और सी की वैल्यूज़ को आपने इसमें पुट करना है। यहाँ से आप पुट करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये जो अभी हमने ऊपर वाई पी जो सपोज किया था, यहाँ ए बी और सी की वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है। यहाँ जब आप ए बी सी को पुट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वाई पी क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हमारा वाई पी है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपको पता है कि नॉन होमोजीनियस का जो जनरल सोल्यूशन है वो किस तरह लिखते हैं, y इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी हमने पहले फाइंड किया था, वो क्या था, c1 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस वाई पी हमने अभी फाइंड किया है, वो लिख देंगे प्लस 7 माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर, इस तरह। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल 8 ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 4 साइन एक्स। ठीक है, अभी इसको आपने डी की फॉर्म में लिख लेना है, तो मैंने डी की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद पहला जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि आपने वाई सी फाइंड करना है। जैसे हमने अभी ऊपर वाली एग्जांपल में देखा था, यहाँ हम सिंपल वही काम करेंगे कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से हम एम की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और वाई सी फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास वाई सी क्या आ जाएगा, वाई सी ये आ जाएगा c1 प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 3x, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास g ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है 8 ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 4 साइन x। तो जब भी हमारे पास साइन x वाला फंक्शन हो और साथ में ई रेज़ टू पावर 3x भी है साथ, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि 8 ई रेज़ टू पावर 3x भी साथ है, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग इनके डिफरेंशियल एनिलेटर ऑपरेटर फाइंड करेंगे और उनको फिर आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये ई रेज़ टू पावर 3x है, इसको हम कैसे एनिलेट करते थे, ये जो पावर में फंक्शन है इसको आप अल्फ़ा की जगह लेते थे, डी माइनस अल्फ़ा इन रेज़ टू पावर n। ठीक है, n आप कौन सा लेते थे, अगर कांस्टेंट फंक्शन हो ई रेज़ टू पावर 3x के साथ तो हम n की वैल्यू 1 लेते थे। तो यहाँ 8 क्या है, कांस्टेंट है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो d माइनस 3 इस पूरे फंक्शन को एनिलेट कर देगा। और सेकंड में चूँकि साइन एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते थे कि डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखते थे, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू जब 0 होगी तो 2 अल्फ़ा डी जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इधर सिर्फ डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, प्लस बीटा कौन सा होता है, साइन की जो आर्गूमेंट वाली वैल्यू है वो लिख देंगे। तो साइन के आर्गूमेंट में क्या है, 1x, क्योंकि x के साथ कोई और यानी कि वैल्यू नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, अगर कुछ ना लिखो तो वो हम 1 काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इस डिफरेंशियल ये जो है फंक्शन इसको एनिलेट कर देगा। तो आपने क्या करना है, इन दो ऑपरेटर्स को जो ओरिजिनल इक्वेशन है उस पर हमने अप्लाई कर देना है, d माइनस 3 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसको आपने लिख देना है। ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे और दूसरी तरफ जब अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन की राइट साइड तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इनके एनिलेटर ऑपरेटर आपने इक्वेशन के राइट साइड पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगी। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ जहाँ आपका d आता है वहाँ आपने m को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो m माइनस 3 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 3m इक्वल टू 0। अभी आपने सिंपल इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स भी इसके रूट्स आएंगे। ठीक है, फिर 0 3, बल्कि इसके आगे मैंने एक तरतीब में लिखा 0 इंटू 0 3 3 प्लस माइनस आयोटा। आपको नज़र आ रहा है कि 3 3 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि रिपीट भी कर रहे हैं, कम्प्लेक्स भी हैं और डिस्टिंक्ट भी है। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल c1 प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 3x प्लस c3 x ई रेज़ टू पावर 3x। ये x मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि रिपीटेड रूट्स के लिए हम इस तरह जनरल सोल्यूशन लिखते थे, प्लस C4, ये अभी हमने कम्प्लेक्स के लिए इसका लिख रहे हैं, C4 cos x प्लस C5 sin x। ये हमने जब कम्प्लेक्स रूट को देखा था तो उनका हम जनरल सोल्यूशन जिस तरह लिखते थे, तो मैंने वहाँ से देखकर इसके सोल्यूशन को लिखा है कि वहाँ हमने डिफ़ाइन किया था कि हमने जब भी कम्प्लेक्स रूट आए तो उनके हम सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं, तो वहाँ से हमने देख के ये वाला सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वाई सी की जितनी भी टर्म्स आई हैं ना, इसमें
ये जो सोल्यूशन हमारे पास आया ये वाला, इसमें आपने y की जितनी भी टर्म हैं उनको आपने ख़त्म कर देना है। इसमें देख लें जो जो वाई सी की टर्म्स हैं उनको आपने ख़त्म कर देना। तो वाई सी पर देख लेते हैं कौन सा है। वाई सी की टर्म्स हमने C1 + C2 e⁻³ 3x ये दोनों हमने ख़त्म कर देनी है। तो हमने जब ये दो ख़त्म करेंगे, ये वाली फर्स्ट टू जो है ये आप ख़त्म कर दें, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, C3x e⁻³ + C4 cos x + C5 sin x ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग YP होगा वो क्या आ जाएगा, C3 की जगह आप A लिख दें, AX e⁻³ प्लस C4 की जगह B लगा दें, B cos x प्लस C5 की जगह C लिख दें सिंपल sin x। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो सकता है। तो ये चूँकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप 2 टाइम्स इस सोल्यूशन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसकी लेफ़्ट साइड पे आपने ये जो सोल्यूशन है इनको पुट करना है। इसको पुट करने के बाद थोड़ी सी जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि आपने e⁻³ के जो कोफिशिएंट हैं उनको अलहदा कर लेना है, इसी तरह sin x के जो कोफिशिएंट हैं उनको अलहदा कर लेना और cos x के कोफिशिएंट को आपने अलहदा कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने कहाँ किया, ये मैंने इस जगह ये जो है ना, एक मिनट सॉरी, हाँ जी, अभी ये देखें, ये मैंने इनके कोफिशिएंट को अलग-अलग लिख दिया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने कंपेयर करना है कोफिशिएंट को। e⁻³ का कोफिशिएंट क्या है, 2a है, और राइट साइड पे e⁻³ का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3। फिर आपने क्या करना है, sin x का कोफिशिएंट क्या है, 3b - c, और राइट साइड पे क्या है, 4 है कोफिशिएंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b - c = 4। और इसी तरह जो है cos x जो है उसके कोफिशिएंट क्या है, -3 - b इक्वल, और राइट साइड पे तो चूँकि cos x है ही नहीं तो यहाँ उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो आपने उसको भी नीचे लिख देना है। फिर आपने थोड़ा सा साइमल्टेनियसली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आएगी, c = -2/5। ये हमने कैसे किया, ये हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, b को एलिमिनेट किया है। ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो क्या होगा, हमारे पास c की वैल्यू आई। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन में आपने c की वैल्यू को पुट कर दें, तो वहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है b की वैल्यू है 6/5। ठीक है, तो हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। ये आपने ये जो ऊपर अज्यूम किया था YP, उसमें आपने a b c की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन होता है YP + YC। तो आपने वो वाली वैल्यूज़ सारी लिख देनी है YP और YC की। तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल है, उसको हम देख लेते हैं। d⁻3y/dx³ - 4d²y/dx² + 4dy/dx = 5x² - 6x + 4x² e⁻²x + 3e⁻5x। ठीक है, आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ये बड़े आसान से हैं। अगर आप लॉजिकली समझेंगे और इसको थोड़ा एवेल्यूएट करें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने डी की फॉर्म में लिखना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में, वो लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने राइट साइड को भूल जाना है, सिर्फ लेफ़्ट साइड को लेना है, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जहन में रखनी है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसकी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, d³ - 4d² + 4dy = d × y = 0। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m⁻3 - 4m² + 4m = 0। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, 0 2 2, यानी कि 2 दो टाइम आ रहा है तो ये रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो YC होगा वो किस तरह होगा, C1 + C2 e⁻²x + C3x e⁻²x। ये जो C1 है ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि e⁻, अगर m की जगह 0 रखें, e⁻0x, तो वो क्या आता है, e⁻0x क्या आता है, 1 आता है। तो इस वजह से ये सिर्फ C1 है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, g(f(x) को देखना है और उसके g(f(x) के जो है एनिलेटर जो ऑपरेटर है उसको आपने ढूंढना है। ठीक है,
तो 5x² माइनस 6x प्लस 4x² ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 ई रेज़ टू पावर 5x, ठीक है। तो एक आपने इसको पीस वाइज कर लेना है। 5x² माइनस 6x इसको कौन सा फंक्शन जो है एनिलेट करता है, इसमें आपको हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है, x²। इसका मतलब है एक पावर ज़्यादा अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की लें तो वो इस फंक्शन को एनिलेट कर देगा। इसका मतलब है d³ क्या है, 5x² माइनस 6x का एनिलेटर ऑपरेटर है। सेकेंड देख लें, इसमें ई रेज़ टू पावर 2x आ रहा है, तो ये d माइनस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n जो जनरल फार्मूला है उसमें आप देख लें तो वहाँ से हमारे पास d माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 3 आएगा, क्योंकि x² है, x² का एनिलेटर ऑपरेटर क्या होता है, d³ होता है, तो n की जगह हमने 3 लिखा है, ठीक है, और अल्फ़ा की जगह 2 लिखा है क्योंकि ई रेज़ टू पावर 2x है, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है ई रेज़ टू पावर 5x। ई रेज़ टू पावर 5x को हम कैसे एनिलेट करते हैं, d माइनस 5, क्योंकि अल्फ़ा की जगह 5 है, और 1 आएगा क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं इन्वॉल्व है, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन है सिर्फ। तो आपने क्या करना है, ये जितने भी हमने एनिलेटर ऑपरेटर ढूंढे हैं ना, इन सब को मल्टीप्लाई करना है और ओरिजिनल लोकेशन पे इसको अप्लाई कर देना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, d³ इंटू d माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 3 इंटू d माइनस 5 इंटू ओरिजिनल लोकेशन आगे आ जाएगी, ठीक है। तो आगे आपने सिंपल क्या करना है, इनको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यानी कि मल्टीप्लाई कर दें, या कुछ इस तरह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे d की पावर 3 माइनस 4d² प्लस 4d इक्वल, इसमें आप एक d कॉमन ले सकते हैं। एक d कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इंटू d² माइनस 4d प्लस 4। तो d² माइनस 4d प्लस 4 क्या है, ये d माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, d इंटू d माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो ओरिजिनल ये जो ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वे क्या बन जाएगी, जब d मल्टीप्लाई होगा d³ के साथ क्या आ जाएगा, d की पावर 4 इंटू d माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी d माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 3 तो ये दिया हुआ है ना आपके साथ, ये दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये दिया हुआ ना। इसके साथ जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 5 इंटू d माइनस 5, ये वाला d माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू 0। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, और ये आपको पता चल रहा है कि ये कौन से ऑर्डर की है, 10th ऑर्डर की है। कैसे, 4 5 और ये d की पावर 1 यहाँ से, तो यहाँ ये आपको नज़र आ 5 प्लस 1 प्लस 4 कितना 10th ऑर्डर की है। तो इसके 10 सोल्यूशन बनेंगे, ठीक है। तो इसके 10 सोल्यूशन कैसे बनेंगे, m की पावर 4 इंटू m माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 5 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m 4 टाइम आप 0 आ जाएगा, क्योंकि m की पावर 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास 4 टाइम 0 आएगा। m माइनस 2 होल रेज़ टू पावर 5 को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 5 टाइम 2 आएगा, और m माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास किस तरह का हो सकता है, ये आप देख लें, रिपीटेड सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन तो सिर्फ एक ही है, यूनिक यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट तो सिर्फ एक 5 है, बाकी तो रिपीट कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने देखा था कि रिपीटेड का जनरल सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, तो उसको देख के आपने सोल्यूशन लिख लेना है। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल c1 प्लस c2x प्लस c3x इस तरह आप ये सारा कुछ लिख देंगे। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि इस सोल्यूशन में देखना है कि जो yc की टर्म है, जो हमने ऊपर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसकी जितनी भी टर्म है उसको आपने ख़त्म कर देना। उसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास yp जो रह जाएगा वो क्या होगा, ax प्लस bx² प्लस cx³ प्लस ex², इस तरह करके h e रेज़ टू पावर 5x, ये आपका yp आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप इसको फिर कौन सी ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम देख लेते हैं। ये 3rd ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको आपने क्या करना है, ये जो हमने अभी yp लिखा है ना, ये वाला, इस yp को आपने 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो कि बहुत बड़ा है तो ये एक छोटे से पेज पे करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको आपने 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके ओरिजिनल इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है उसमें आपने पुट करना है। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे हम फिर a b और c की वैल्यूज़ को फाइंड करते थे उस तरह हम फाइंड करेंगे। फिर इस
इधर आके ए बी सी जो जितनी भी एच तक हैं इन सब में वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर हम इसका जनरल सोल्यूशन इस तरह फाइंड करेंगे। तो ये बहुत एक लेंथी हो जाएगा, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा, या ये आपके क्वेश्चन में यानी कि एग्ज़ाम में तो मुश्किल है किस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम अगर कोई बड़ा यानी कि वाई पी हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी अगर टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में दिया हो तो कोशिश करें कि उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप कभी भी उस क्वेश्चन से मार नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।